हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। यह वीडियो हमारा स्पेशली क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए है और यह चैनल भी स्पेशली क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए हैं और स्पेशली जो मैथमेटिक्स में रुचि रखते हैं उन्हीं लोगों के लिए स्पेशली यह चैनल है। इस चैनल पर आपको मैथ से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। यदि आप क्लास 12 का मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो क्लास 12 के प्रत्येक चैप्टर को हम लोग बिल्कुल आसान और सरल शब्दों में समझेंगे और उसमें जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे थ्योरी के साथ। एक भी टॉपिक, एक भी पॉइंट आपको क्लास 12 का नहीं छूटने वाला है मैथमेटिक्स में। तो यदि आप मैथमेटिक्स में 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप रेगुलर वीडियो देखिए, जो भी वीडियो आ रहा है नया नया, बिल्कुल ये सिलेबस वाइज जैसे कोर्स आपको मिलता है, परचेज करते हैं कहीं से कोर्स तो वहाँ पर आपको पैसा देने को पड़ता है। लेकिन यदि आप यहाँ से पढ़ते हैं तो वही कंटेंट, उससे अच्छा और बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको इस चैनल पर बिल्कुल सिलेबस वाइज मिलेगा, बिल्कुल चैप्टर वाइज और सीरियल नंबर वाइज आपको मिलेगा। तो यह चैनल बिल्कुल आपके लिए है। मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप ही के लिए है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। तो मैथमेटिक्स में बहुत सारा टॉपिक है जिसमें एक चैप्टर नंबर जो 3 है हमारा आव्यूह, जिससे हम लोग मैट्रिक्सेस यानी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, उसी को हम लोग इस वीडियो में शुरू करेंगे। तो मैट्रिक्स को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि यदि आप 11th क्लास का भी नहीं पढ़े हैं बुक तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आपको एकदम 99% गारंटी है कि समझ में आएगा। 1% मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपको क्लास 11th में भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर वो टॉपिक आएगा वहाँ पर आपको समझा दिया जाएगा। इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स को स्टार्ट करते हैं यानी आव्यूह। आव्यूह क्या होता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्लास 11th का थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट है जिसे हम लोग समझ लेते हैं। तो क्लास 11th में आप लोग पढ़े हैं सेट, याद आ रहा होगा, सेट पढ़े हैं। सेट यानी समुच्चय, समुच्चय आपको पढ़ाया गया होगा। ऐसा जैसे हम सेट ए लिखते हैं, यहाँ पर सेट ए लिखे, ऐसे 2 4 6 8, ऐसे यदि हम लिखते हैं तो इसको बोलते थे हम लोग सेट। याद आ रहा होगा आपको, सेट बोलते थे इसको। तो इसके अंदर जो भी होता था संख्या, इसको क्या बोलते थे? अवयव, यानी एलिमेंट्स होते थे। इसके अंदर जो भी डाटा होता था, राम श्याम कुछ भी होता था, सबको क्या बोलते थे? अवयव, यानी एलिमेंट्स बोलते थे। उसी प्रकार यहाँ पर यदि इसको हम सेट बोलेंगे, चलिए इसी को यदि हम ऐसे लिख देते हैं, इस प्रकार का आपको पूरे क्लास 11th में आपको किसी भी टॉपिक में नहीं देखने को मिला होगा। यानी इसी का रूप चेंज करके ऐसे आपको पढ़ना है क्लास 12 में। बस इसका नाम चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। और यहाँ पर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। इसी को हम लोग मैट्रिक्स बोलेंगे। ऐसे लिखा रहेगा, इसी को हम लोग मैट्रिक्स बोलेंगे। तो मैट्रिक्स का थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर आप लोग दिमाग में यही रखिएगा कि कोष्ठ के अंदर यदि इस प्रकार से एलिमेंट्स लिखे हो, उसी को क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे। तो मैट्रिक्स में छोटा छोटा पॉइंट आइए हम लोग समझते हैं और समझने का प्रयास भी करते हैं। देखिए किस प्रकार से, जैसे यदि हम इसको मिटाते हैं, ऐसे यदि हम लाइन खींचे, यहाँ पर ऐसे यदि हम लाइन खींचें तो आप इसे क्या बोलिएगा? लाइन बोलिएगा? लाइन नहीं, या ऐसे यदि हम लाइन खींचे, इसको क्या बोलेंगे? तो इसको पंक्ति बोलेंगे। यानी ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, इस प्रकार से इसे पंक्ति बोलेंगे। यानी यह क्या होगा? पंक्ति। अंग्रेजी में इसे कहते हैं रो। रो बोलेंगे। जैसे ये पहली पंक्ति है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? R1, इसका नाम R2, इसका नाम R3, इसका नाम R4, इसका नाम R5।
तो ये हमारे पास पंक्ति हो गया। ऐसा आप लोग जहाँ भी लाइन देखिएगा हॉरिजेंटल, इसको बोलेंगे पंक्ति, अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। उसी प्रकार यदि हम ऐसे लाइन खींच दें ऐसे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं स्तंभ। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, स्तंभ, स्तंभ, और अंग्रेजी में इसको कॉलम बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको कॉलम बोलते हैं। यानी इस प्रकार से रहेगा तो रो बोलेंगे, इस प्रकार से रहेगा तो कॉलम बोलेंगे। उसी प्रकार ये कॉलम को C1, C2, C3, C4, C5 ऐसे हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग रो और कॉलम समझ चुके होंगे। एक एक हम लोग उदाहरण देखते हैं। जैसे यदि हम इस प्रकार से लिखे डाटा, एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए 3, 4, 7, 8 इस प्रकार से डाटा लिखे, तो ये किस फॉर्म में है, तो रो के रूप में है। उसी प्रकार स्तंभ में इसी को लिखना होगा, जैसे 3, 4, 7, 8 यही जो डाटा है इसको सेम लिखना है किसके रूप में, स्तंभ के रूप में। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसी को लिख देंगे 3, 4, 7, 8, यानी ऐसे लिखा गया तो इसको रो बोलेंगे, ऐसे रहेगा उसको कॉलम बोलेंगे। उम्मीद है कि आप लोग ये छोटे से पॉइंट को समझ चुके होंगे। अब चलिए, रो कॉलम तो हम लोग समझ गए, लेकिन जो मेन कैरेक्टर में है, मेन रोल में है, उसके बारे में भी जानना हमें अति आवश्यक है। जैसे यहाँ पर यदि आप देखते हैं मेन रोल में कौन सा है, तो हमारे पास यही चैप्टर है। यानी हमें अवयव का परिभाषा लिखना पड़ेगा और यह हमें समझना पड़ेगा कि इसका डिफिनीशन क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं परिभाषा इसका। परिभाषा इसका क्या हुआ, तो देखिए उदाहरण के लिए हम बनाए थे, यदि यहाँ पर हम बनाएंगे मैट्रिक्स, ऐसे एक हम मैट्रिक्स बना लिए, तो मैट्रिक्स को क्या किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, आइए देखते हैं। तो इसके अंदर जितना भी ये संख्या दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे, अवयव, यानी इस अंग्रेजी में एलिमेंट्स बोलेंगे। तो जब हम एलिमेंट्स को यानी अवयव को किस रूप में सजाते हैं, रो और कॉलम के रूप में, तो देखिए ये रो हो गया और ये कॉलम हो गया। यानी इसको यदि हम ऐसे लिखें, देखिए ध्यानपूर्वक, ये रो हो गया, ये भी रो हो गया। उसी प्रकार इस प्रकार से यदि इसको हम घेरते हैं तो ये कॉलम हो गया। यानी एलिमेंट्स को जब हम अवयव को रो और कॉलम के रूप में सजाते हैं, इसी को क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। बिल्कुल सरल और आसान शब्द में यही आपका परिभाषा हो गया कि जब हम अवयव को रो और कॉलम के रूप में सजाते हैं तो उसे ही अवयव कहते हैं। जब हम अवयव को यानी जो जितने भी 4 अवयव दिख रहे हैं, अवयव को रो और कॉलम के रूप में सजाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे, अवयव बोलेंगे। ये डिफिनीशन आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेगा, उसमें आपको घुमा कर दिया है कि आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन इस आसान से डिफिनीशन से आप लोग पूरे मैट्रिक्स का डिफिनीशन आप समझ सकते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। उदाहरण के लिए हम लोग क्या लिख लेंगे, एग्जाम्पल के लिए आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा एक उदाहरण। जैसे इसका लिख लीजिए 5, 7, 4, 8। उदाहरण के लिए एक आप यहाँ पर मैट्रिक्स को लिख लीजिएगा इसके नीचे। अब आइए देखते हैं कि हम लोग मैट्रिक्स को सजाते कैसे हैं। तो मैट्रिक्स को सजाने का बिल्कुल आसान तरीका है, ये उम्मीद है कि आप लोग इस डिफिनीशन को लिख चुके होंगे। मैट्रिक्स को सजाने का बिल्कुल आसान तरीका क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए मैट्रिक्स को हम कैसे सजाते हैं, लिख लीजिए। यहाँ पर आप लोग हेडिंग भी लगा सकते हैं कि मैट्रिक्स को हम कैसे सजा सकते हैं। जैसे
मैट्रिक्स को हम कैसे सजा सकते हैं, कैसे सजा सकते, मैट्रिक्स को हम कैसे सजा सकते हैं। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सजाते हैं, आप लोग क्लास 6 में, 7 में, 8 में, 9th में, 10th में और किस किस क्लास में पढ़े होंगे क्या, ऐसा कोष्ठ, उसके बाद ये कोष्ठ और उसके बाद ये कोष्ठ, ऐसे आप लोग पढ़े होंगे। इसे हम लोग बोलते थे छोटा कोष्ठ, ये मझला कोष्ठ, ये बड़ा कोष्ठ बोलते थे ऐसे। ये आप क्लास 6 में भी, 7 में भी, 8 में भी, 9 में, 10 में भी पढ़े होंगे। चलिए अब वो आपको समझ में आ गया तो आप लोग मैट्रिक्स को सजा सकते हैं। यानी अभी हम लोग किसको बोलेंगे कि जब हम एलिमेंट को सजाते हैं तो सजाते कैसे हैं। तो देखिए हमारे पास मान के चलिए 8 7 5 4 ये हमारे पास एक डाटा है, इसको हम लोग कैसे सजाएंगे। तो देखिए पहला तरीका है कि आप किसी भी तरह सजा सकते हैं, जैसे ऐसे हम सजा सकते हैं 8 7 5 4, ऐसे सजा सकते हैं इस कोष्ठ के अंदर, या फिर इस कोष्ठ के अंदर भी सजा सकते हैं 8 7 5 4, इस कोष्ठ के अंदर भी सजा सकते हैं, या फिर इस कोष्ठ के अंदर भी सजा सकते हैं 8 7 5 4, इस कोष्ठ के अंदर भी सजा सकते हैं। यानी इसी डाटा को इस रूप में, इस रूप में, इस रूप में, तीनों रूप में सजा सकते हैं। तो आपसे एक यदि हम प्रश्न करें कि इन तीनों में से कौन सा सही है, तो आप लोग क्या बताइएगा, बताइए इन तीनों में से कौन सा सही है। तो इसका आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा सही है। तो देखिए इसका सही जवाब हुआ कि ये तीनों ही क्या हैं, सही है। आप डाटा को या तो इस कोष्ठ के अंदर सजाइए, या तो इस कोष्ठ के अंदर सजाइए, या तो इस कोष्ठ के अंदर सजाइए, तीनों तरीका 110% सही है। लेकिन ज़्यादा हम लोग कंफर्टेबल इसमें महसूस करते हैं तो हम लोग इसी को लेकर चलेंगे, ठीक है। इसमें भी लिख दीजिएगा तो कोई गलती नहीं, इसमें भी लिख दीजिएगा कोई गलती नहीं, कोई काटने वाला नहीं है, सब तरीका सही है। तो यानी लिख देंगे यहाँ पर सब सही हैं, सब सही हैं। नहीं तो बहुत सारे जगह पर ऐसा होता है कि कोई आप जैसे यहाँ पर पढ़े हैं, कोई दूसरे जगह पढ़ कर आया, उसको सिर्फ यहीं पढ़ाया गया है, यहीं पढ़ाया गया है, आप ऐसा लिख कर दे दे तो देखेगा ऐसे, ये तो गलत लिखा है। लेकिन आप लोग ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, तीनों तरीका 110% सही है। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक को कि मैट्रिक को हमेशा किस लेटर में लिखा जाता है, ये बताइए। तो मैट्रिक्स को यदि हम एक और टॉपिक की बात करें तो देखिए यदि हम ऐसे लिखते हैं, जैसे मान के चलिए हम लोग एक मैट्रिक्स बनाते हैं यहाँ पर 5 7 9 4, ऐसे बनाते हैं एक 5 8 6 2, ऐसे बनाते हैं। इन दोनों मैट्रिक्स में कौन सही है कौन गलत है बताइए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए दोनों में से कौन सा सही है। अब देखिए मैं इन दोनों मैट्रिक्स का हम लोग आंसर की बात करें कि दोनों में से कौन सा सही है, तो देखिए ये सही है और ये गलत है। क्यों गलत है आइए हम लोग देखते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि मैट्रिक्स को हम लोग स्मॉल लेटर में कभी नहीं लिख सकते हैं, मैट्रिक्स को हम लोग स्मॉल लेटर में कभी नहीं दर्शा सकते हैं, हमेशा उसको किस लेटर में दर्शाना पड़ेगा, कैपिटल लेटर में। ये कॉमन बात है, आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे एक नोट में, मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर में दर्शाया जाता है। मैट्रिक्स को हमेशा किस लेटर में दर्शाया जाता है, कैपिटल लेटर में।
तो ये कॉमन कॉमन बात है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक समझेंगे मैट्रिक्स के बारे में। उम्मीद है कि आप लोग शुरू से लेकर जो भी बताए गए हैं और यहाँ तक बताया गया है वो बिल्कुल आसान और सरल शब्दों में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ चुके होंगे। कहीं भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है। आपको 100% कांटेक्ट करके आपको समझाया जाएगा इसको। तो आप लोग कुछ भी नहीं समझ में आता है कम से कम कमेंट तो ज़रूर कीजिए। और इस चैनल पर यदि आप मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो लगभग रोज़ वीडियो एक आपको देखने को मिल सकता है। यदि कभी एक दिन गैप होता है तो वो अलग बात है, किसी कारणवश हो सकता है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि रोज़ वीडियो आपको देखने को मिले और 100% समझाने का गारंटी है, ये आप लिख कर रख लीजिए। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।